स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जियोमेट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक परिकेंद्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्थो सेंटर, उसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कवर करूंगा कि परिकेंद्र आर्थो सेंटर क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है, परित्रिज्या आर्थो रेडियस क्या होती है। उसके साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा लंब केंद्र, केंद्रक, परिकेंद्र के बीच क्या संबंध होता है और यूलर की रेखा क्या होती है। ये सभी आप लोगों को एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन से यहाँ से उठ करके आते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। आज के बाद से आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, अगर आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से देख करके रिवाइज कर लिया है तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहली बात तो ये दोस्तों कि लंब समद्विभाजक क्या होते हैं। एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देना चाहता हूँ कि जो लंब समद्विभाजक होते हैं वो क्या होते हैं, जिसे आर्थो सेंटर बोलते हैं। देखिए, अगर हम लोग एक एक सेंटर, एक हमारा सर्कल हो गया, सर्कल की बात करें तो ये वाला अगर जो जहाँ सेंटर होता है उस स्थान से जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं, उस स्थान से अगर हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं जो भी साइड होती है, तो वही वाला पार्ट जो होता है वो बनता है आर्थो सेंटर। वही वाला पार्ट उसी को बोलते हैं दोस्तों परिकेंद्र। लंब ये वाला तो परिकेंद्र हो गए, ये वाला पार्ट जो होगा वो उसकी लंबाई हो जाएगी। परिकेंद्र जो होता है वो हमेशा सेंटर से परपेंडिकुलर साइड पर डाला जाता है। सेंटर से जब डाला जाएगा तो उसे परिकेंद्र कहते हैं। जैसे कि देखा जाए कि ओडी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर, अगर ये ए बी लाइन है तो उस पर ओडी परपेंडिकुलर है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ओ एफ जो है परपेंडिकुलर है दोस्तों ए सी पर। उसी प्रकार से देखा जाए तो ओ ई जो परपेंडिकुलर है ए सी पर है। ठीक है, ये सभी लाइनें ओ से गई हैं, इसी कारण इसे आर्थो सेंटर बोलते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया आर्थो सेंटर क्या होता है। अब इसके कौन कौन से इसमें फार्मूले लगते हैं वो सब देख लेते हैं हम लोग। एक बात और, ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से अगर ये परपेंडिकुलर इस पर है, अगर ये परपेंडिकुलर सेंटर से गया है तो जितना ए डी होगा उतना ही डी बी होगा, जितना ए डी होगा उतना ही डी बी होगा। उसी प्रकार से जितना बी ई होगा, जितना बी ई होगा उतना ही हमारा ई सी होगा, ये बराबर होगा। उसी प्रकार से जितना ए एफ होगा उतना ही एफ सी होगा, क्योंकि आर्थो सेंटर से ये सभी साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब सेकंड वाला जो इम्पोर्टेंट थ्योरम आता है निकल के, वो ये आता है कि हमें आप ये बोल देगा कि इसका जो है आ, ओ बी ओ सी का एंगल कितना होगा। बी ओ सी का एंगल पूछेगा तो हमेशा जो है डबल होता है एंगल ए का। ठीक है, अगर एंगल ए 30 है तो बी ओ सी हमेशा 60 होगा। ठीक, इसके सामने के एंगल का डबल होता है, इसके सामने का एंगल का डबल होता है। इसी प्रकार से अगर आप लोगों को ए ओ सी की बात करेगा कि ए ओ सी कितना होगा, तो इसके सामने का एंगल बी है, बी अगर 45 डिग्री है तो ए ओ सी हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये हमेशा डबल होता है। इसी प्रकार से बी ओ ए की बात करें तो अगर ये वाला पार्ट हमारा 110 डिग्री है तो ये वाला पार्ट हमारा 220 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, हमेशा डबल बनेगा। तो एक पार्ट तो ये हो गया। ठीक है, और एक बात और दोस्तों, जब ये समकोण ट्रायंगल पे रहता है, समकोण ट्रायंगल की बात करें तो अभी तो आपका ये जो ट्रायंगल था वो न्यून कोण था, मतलब ये अंदर था। ठीक है, आर्थो सेंटर कहाँ पर था, अंदर था। अब मान मान लेते हैं हमारा कहाँ पर आर्थो सेंटर है। हमारा आर्थो सेंटर जो है वो हाइपोटेनियस पर है। हाइपोटेनियस पर तब रहेगा जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तब ये समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनियस पर हमारा आर्थो सेंटर बनता है, लंब केंद्र बनता है। ठीक है, परिकेंद्र, सॉरी दोस्तों, आर्थो सेंटर परिकेंद्र बनता है हमारा कहाँ पर, हाइपोटेनियस पर। ये
तो अगर ऐसा रहता है तो इसमें भी अगर आप लोगों को बी ओ सी निकालना है तो ये हमेशा डबल होगा किसका, एंगल ए का। अगर एंगल ए 20 है तो बी ओ सी हमेशा 40 बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं कि ए ओ बी की बात करें, ए ओ बी ये वाला ये हमेशा सी का डबल बनेगा। ठीक है, वैसे ही जैसे पहले आप देखे थे वैसे बनेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि ये 90 डिग्री का जा रहा है, ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है, समकोण पर है। ठीक है, ए ओ सी हमेशा डबल होगा बी का। अगर ए ओ सी की बात करें तो ये इसके सामने का बी है तो इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारा एक और अधिक कोण में, जिसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। अधिक कोण तब होता है, देखिए, जब अधिक कोण की स्थिति रहती है तो उसमें बी ओ सी का मान आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो बी ओ सी का मान क्या होता है, वो 2 × 180 माइनस ए होता है, ब्रैकेट में 2 फिर 180 माइनस ए। ठीक है, बी ओ सी का मान होता है। जैसे कि अगर हमारा ये मान लीजिए 30 डिग्री है ए का मान, तो हमें बी ओ सी निकालना है, और ये अधिक कोण त्रिभुज में दिया गया है और आर्थो सेंटर बना रहा है। तो आप लोग करेंगे क्या, 2 × 180 माइनस 30, 8 में से 3 गया 5, मतलब दोस्तों 150, 150 दूनी 300। ठीक है, 150 दूनी 300 आंसर हमारा आ जाएगा। ऐसे आप लोग करेंगे जब ये हमारा क्या रहेगा, बी ओ सी का मान पूछा जाएगा तो। इसी प्रकार अब सी ओ ए का मान जो होता है, अब सी ओ ए का मान अगर आप लोगों को बताया जाए तो सी ओ ए कहाँ पर है, ये हमारा सी है, ये ओ है, ये ए है। ठीक है, सी ओ ए जो होता है हमेशा ये किसके सामने है, वो बी के सामने है, तो इसका डबल होगा। उसी प्रकार से बी ओ ए अगर देखा जाए तो बी ओ ए, बी ओ ए ये किसके सामने है, सी के, तो सी का ये डबल होगा। ठीक है, और बाकी सभी वैसे रहेंगे, बस आप लोगों को बी ओ सी ही ध्यान रखना है इसमें। तो ये था सभी किसके बारे में, परिकेंद्र या आर्थो सेंटर के बारे में। अब देख लेते हैं आर्थो सेंटर की स्थिति कैसी होती है। ये हमारा पी एम सी क्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, एस एस सी में, सी जी एल में, एम टी एस में, एन टी पी सी में। ठीक है, देखिए, न्यून कोण त्रिभुज में है, त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ कि न्यून कोण त्रिभुज रहता है, त्रिभुज के अंदर आर्थो सेंटर स्थित रहता है। आर्थो सेंटर का स्थिति तब रहती है जब ये न्यून कोण रहता है तो ये अंदर बनता है। ठीक है, जब ये सम कोण रहता है तो ये उसके हाइपोटेनियस पर बनता है। जब समकोण की स्थिति रहती है तो इसके हाइपोटेनियस पर हमारा आर्थो सेंटर बनता है। जब अधिक अधिक कोण त्रिभुज की बात करें, अधिक कोण त्रिभुज रहता है तो आर्थो सेंटर हमारा यहाँ पर बनता है। इसका मतलब ये बाहर बनेगा, उसके साथ ही उसके सामने बनेगा, हाइपोटेनियस के जस्ट सामने बनता है। ठीक है, बाहर और हाइपोटेनियस के सामने बनता है कब, जब अधिक कोण त्रिभुज बनाया जाता है तो। देख लेते हैं, निम्न कोण त्रिभुज के अंदर ये अंदर बनता है, समकोण त्रिभुज में यह कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है, हाइपोटेनियस जो होता है उसके मध्य बिंदु पर बनता है। एक अधिक कोण त्रिभुज में यह त्रिभुज के अधिक कोण और सामने स्थित होता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर ऐसे दिखा दिया गया है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्थिति पर, इसकी परित्रिज्या क्या होती है। परित्रिज्या की बात करें तो परित्रिज्या क्या होती है, विभिन्न और अलग अलग एंगल में अलग अलग त्रिज्याएं रहती हैं। परित्रिज्या अगर आपको किसी भी त्रिभुज का परित्रिज्या निकालना हो तो परित्रिज्या मतलब कैपिटल आर निकालना हो तो ए बी सी 4 × त्रिभुज का क्षेत्रफल, जहाँ ए बी सी उसकी भुजाएं रहती हैं। ठीक है, अगर समकोण त्रिभुज अगर दे दिया जाए तो किसी भी त्रिभुज के लिए तो ए बी सी अपन 4 × त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लेते हैं, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इसकी परित्रिज्या कितनी आएगी, देख लेते हैं। पहले तो 5, 3 और 4 जो होगी उसकी भुजाएं हैं उसका मल्टीप्लाई, 5 × 15 चौके 60, 60 हो गया। फिर 4 × इसका एरिया, एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इसका 4 है, ये 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 6 दहा में 60, 4/10, 4/10, 10/4 हमारा क्या आ जाएगा इसका, 10/4 इसका आ जाएगा एरिया, मतलब 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2.5 इसका हमारा क्या आ जाएगा इसका, हाँ, रेडियस आ जाएगा, कौन सा, परित्रिज्या। ठीक है,
अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो वही देख लीजिए, ये 5 था तो 5/2 करेंगे तो भी वही आएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2.5 फिर भी आएगा। समबाहु त्रिभुज करेंगे तो सभी त्रिज्याएं बराबर रहनी चाहिए, तब कितना आएगा? जब सभी बराबर रहनी चाहिए तो हो जाएगा क्या, मान लेते हैं ये 3 3 का है, तो इसमें 3/√3 हो जाएगा, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3 बन जाएगा दोस्तों। ये क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये √3 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है। अब एक और, किसी भी त्रिभुज के परिकेंद्र और अंतःकेंद्र के बीच की दूरी कितनी होती है? किसी भी त्रिभुज के परिकेंद्र और अंतःकेंद्र के बीच की दूरी हमेशा एग्जाम में पूछ लेता है। देखिए अभी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये पूछा गया था कि एक त्रिभुज की परित्रिज्या 9 है जबकि अंतः त्रिज्या 4 है, तो परिकेंद्र और केंद्र के बीच की दूरी बहुत आसान है दोस्तों, फार्मूला यही लगेगा। मतलब पहले तो आप रूट लगाएंगे, फिर बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या घटा देंगे 2 गुना करके। बड़ी वाली त्रिज्या कितना है? 9 है, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 गुना करके दोनों को मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, तो 2 9 18 चौक 72, 72 11 में से 2 गया 9, मतलब 9 का √3 आता है, हमारा आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस 2 गुना कर आर स्क्वायर जो कैपिटल वाला है उसमें उसका स्क्वायर करना है, और बाकी दोनों को 2 गुना करके मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कर देना है, हमारा क्या आ जाएगा? उसके बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक है, ये था दोस्तों आप लोगों का क्या, आर्थो सेंटर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, जितने भी टाइप्स बन रहा था, वो सभी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों को बताना है कि लंब केंद्र क्या होता है। लंब केंद्र के बारे में आप लोगों को अब बताना है, तो देखिए लंब केंद्र क्या होता है। जैसे कि देखिए, आर्थो सेंटर तो यहाँ पर सेंटर बीच में रहता था और वहां से परपेंडिकुलर डाल दिया जाता था साइड पर, ठीक है, तो वो आर्थो सेंटर बन जाता था। लेकिन लंब केंद्र में स्थिति ऐसी नहीं है, ये इसके सरकमफ्रेंस, इसके जो वर्टिक्स है, वर्टिक्स इसका शीर्ष जो पार्ट है वहां से हम लोग परपेंडिकुलर दूसरे साइड पर डालते हैं, ठीक है, शीर्ष से। तो जो बनता है वही लंब केंद्र बनता है, शीर्ष से जब डालेंगे तब। ठीक, अब इसकी स्थिति देख लेते हैं, क्या क्या स्थिति इसकी बनती है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और रहेगा, फिर आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर बात करें कि अगर ये लंब केंद्र है तो बी एच सी जो होगा वो 180 माइनस ए होगा, मतलब कि बी एच सी अगर ये वाला पार्ट जो होगा, अभी तक आप माइनस 2 गुना करते थे, लेकिन अब जो है 180 माइनस ए करेंगे। ठीक है, कब? जब ये लंब केंद्र रहेगा तब 180 माइनस ए, मतलब ए अगर तुम्हारा 30 है तो हमारा बी एच सी का मान जो होगा 180 माइनस 30 बराबर 150 आ जाएगा। ठीक है, ये 150 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप लोगों को बताना है कि बी एच ए कितना होगा, ये वाला पार्ट तो इसके सामने का सी है, तो सी में से 180 में से सी माइनस कर देंगे, बस हमारा मान आ जाएगा। कब? जब ये परपेंडिकुलर लंब केंद्र हो तब। उसी प्रकार से अगर देखा जाए सी एच ए, ये वाला पार्ट इसके सामने का बी है, तो बी 180 में से बी माइनस कर देंगे, 180 में से जितना भी उसके सामने का एंगल रहेगा उसको माइनस कर देंगे, तो आपका लंब केंद्र निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना था। उसके साथ ही अब देखिए जो फार्मूला बनता है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है ये, कि अब बी एच बराबर ई एच, जितना बी एच होता है वहां से ई एच मल्टीप्लाई कितना होता है, एच सी और एफ एच दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है, कब? जब आर्थो सेंटर रहता है तब। एक फार्मूला तो ये हो गया। दूसरा फार्मूला क्या होता है? बी एफ इंटू ई एच, बी एफ ये वाला, बी एफ ये वाला पार्ट इंटू ई एच ये वाला पार्ट, मतलब इसके बाहर का और दूसरे का अंदर वाला पार्ट। उसी प्रकार से जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? सी ई ये वाला बाहर वाला पार्ट और ये वाला अंदर वाला पार्ट, इसका मल्टीप्लाई सेम होगा, मतलब ये वाला फार्मूला। ठीक है, कब? जब परपेंडिकुलर रहे तब। फिर से देख लीजिए बीई और ये वाला पार्ट, उसी प्रकार से सीई और ये वाला पार्ट बराबर होंगे। ठीक है, एक फार्मूला और इसी प्रकार से बनता है आप लोगों का कौन सा,
ये बनता है बी एफ इंटू एच सी, मतलब ये वाला बाहर का बी एफ इंटू एच सी, अंदर का एच सी, बड़ा वाला पार्ट, बाहर का बड़ा वाला पार्ट, अंदर का बड़ा वाला पार्ट। उसी प्रकार से जो बचा हुआ ट्रायंगल रहेगा उसमें भी वही होगा, सी ई, बाहर का बड़ा वाला पार्ट, अंदर का बड़ा वाला पार्ट, सी ई और एच बी, ये वाला बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बी एफ एच ये वाला जो है और ये वाला दोनों क्या है, हमारा है एक समरूप ट्रायंगल बन रहा है इस कारण से। ठीक है, उसी प्रकार से और भी आप लोगों के यहाँ पर दिए गए हैं क्या फार्मूला, जिसको आप लोग देख करके लर्न कर सकते हो। ठीक है, काफी आसान है। और एक परिमाप की ऊंचाई अगर देखना हो आप लोगों को, तो देख लीजिए, किसी भी त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज की ऊंचाइयों के योग से अधिक होता है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज की ऊंचाइयों के योग से अधिक होता है। मतलब कि अगर त्रिभुज की परिमाप की बात करें तो ये परिमाप, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, परिमाप जैसे दोस्तों ए बी हो गया, परिमाप बी सी हो गया, परिमाप ए सी होगा। ये हमेशा बड़ा होगा किसके, किससे बड़ा होगा, जो इसकी ऊंचाइयां हैं, ऊंचाइयां मतलब जो इसका ए डी है, जो इसका बी ई है, जो इसका एफ सी है, इससे हमेशा बड़ी होंगी। परिमाप हमेशा ऊंचाइयों से बड़ा होता है। ठीक, इसकी स्थिति क्या होती है लंब केंद्र की, न्यून कोण त्रिभुज में तो यह त्रिभुज के अंदर ही होता है, समकोण त्रिभुज में शीर्ष पर होता है, अधिक कोण त्रिभुज में यह त्रिभुज के अधिक कोण के बाहर और पीछे की ओर स्थित होता है। इसको देख लेते हैं दोस्तों, तीनों की स्थिति कैसी बनती है। देख लीजिए, जो ये अधिक कोण वाला पार्ट देखा गया है, इसमें क्या होता है, ये वाला इसके अंदर बनेगा। ठीक है, हम लोग अभी आप लोगों ने देखा था कि इसके बाहर बन रहा था, जैसे इस वाले पार्ट में आप लोगों ने देखा था, ये इसके बाहर बन रहा था, ये वाला पार्ट बन रहा था ऑर्थो सेंटर, लेकिन लंब केंद्र की स्थिति में उसके अंदर बनेगा और सब वही रहेगा, दोनों पार्ट, बस वही आप में अंतर होता है। अब आते हैं यूलर की रेखा क्या कहती है। देखिए, यूलर की रेखा क्या कहती है। यूलर के सिद्धांत के अनुसार एक त्रिभुज में एक सीधी रेखा मौजूद होती है जिसे यूलर की रेखा कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी त्रिभुज दिया जाता है तो उसमें एक सीधी रेखा होती है जिसे यूलर की रेखा कहते हैं, जो त्रिभुज के लंब केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक से होकर गुजरती हैं। इसलिए त्रिभुज के दिए गए समवर्ती बिंदु त्रिभुज के संरेख बिंदु हैं। अब देखिए, इसने कहा है कि कोई भी अगर आप ट्रायंगल ले रहे हो तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक ऐसा बिंदु होता है जिसमें से हाइपोटेनियस लंब केंद्र, उसके बाद केंद्र और परिकेंद्र एक सीधी रेखा जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूलर की रेखा कहते हैं। यही वाला पार्ट जो होता है यूलर की रेखा कहलाएगा। ठीक है, और एक सीधी रेखा रहती है वही। तो ये हो गया यूलर वाला पार्ट, और आप लोगों को मैंने सब बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।